Okay, good morning, good morning, good morning, good morning everyone. हम थे प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन चैप्टर पे और हमने ऑलमोस्ट सभी वैरायटी के क्वेश्चंस कर लिए। ऑलमोस्ट आप लोगों ने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस निकल के किए होंगे तो सारे कवर हो गए होंगे, कोई इशू नहीं है। नाउ अब मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं ये अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यूं कहें कि सबसे लेंदी इटसेल्फ ये क्वेश्चन है जो आपको दिया है अपने पीडीएफ फाइल में, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन, अ कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। स्टार्ट रीडिंग इट। आप लोग भी इसको एक बार रीड कर लो, देखो कितना हमें यहां पे समझ में आती है चीजें। अब तो ऑलमोस्ट सबको समझ में आना चाहिए। Okay, let's start it. Question says K Limited was formed to take over a running business of Mr. K with effect from 1st April 2019. कब खरीदा बिजनेस हमने? ये आ गया हमारा डेट ऑफ परचेज। The company was incorporated on 1st August 2019, date of incorporation, and the certificate of commencement of business was received on 1st October. Is it relevant? Certificate of commencement of business, the date is relevant or not? Relevant है? किस काम आएगी? हाँ, तो हमारे किस काम आएगी? तो अपने काम की बात करेंगे यार। कंपनी के तो काम की है बेटा, अपने काम की नहीं है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हमारे लिए किसी काम का नहीं है। नो एंट्रीज रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस वर एंटर्ड इन द बुक्स which were continued until 31st March 2020. The following trial balance was extracted from the books as on 31st March 2020. तो डेट ऑफ परचेज 1st April, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1st August, फाइनल अकाउंट का डेट 31st March। तो इससे हमें टाइम रेशियो तो कंफर्टेबली मिल ही जाएगा। क्या हो गया टाइम रेशियो? यही बता देते हैं, खत्म करते हैं। 1:2, 4 मंथ 8 मंथ, टाइम रेशियो इज 1:2। एवरीवन इज दैट मच कंफर्टेबल, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के अंदर, वो तो आप लोग निकाल लेंगे। नाउ ट्रायल बैलेंस जो दिया है उस ट्रायल बैलेंस को रीड करते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, रेंट, सैलरीज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, कैरीज आउटवर्ड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फी, एमडी रेम्युनरेशन, बैड डेट, commission, audit fee, interest on debenture, interest paid to vendor, selling and distribution expenses, preliminary expenses, underwriting commission, fixed assets, current assets. One new thing is here. Case capital as on 1st April 2019, यानी जो प्रोप्राइटर था जिससे हमने ये बिजनेस टेक ओवर किया, उसका कैपिटल अकाउंट भी अभी भी बैलेंस शीट में पेंडिंग चल रहा है। उसकी कैपिटल को हमने वाइंड अप नहीं किया है, यानी उसको पेमेंट नहीं हुआ एक तरह से। करंट लाइबिलिटीज, डिबेंचर्स। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज टोटल सेल्स फॉर द ईयर across evenly up to the date of the certificate of commencement, whatever whereafter they spurted to record an increase of 2/3 during the rest of the year. मतलब अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट अभी मैंने ऊपर बोला था कि सर ये डेट रेलेवेंट है या नहीं है, तो हमने बात किया था कि नहीं सर ये डेट रेलेवेंट नहीं है। लेकिन अब जैसे ही मैं इंफॉर्मेशन पे आता हूं तो एक इंफॉर्मेशन इस डेट को भी रेलेवेंट बना देती है, क्योंकि सेल्स रेशियो की कैलकुलेशन में दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस डेट तक, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट तक सेल्स इवनली स्प्रेड थी और उसके बाद 2/3 का स्पोर्ट आया है, इंक्रीज आया है सेल्स के अंदर। यू कैन सी दिस।
sales for the year across evenly up to the date of certificate of commencement, whereafter they spurted to record an increase of 2/3 during the rest of the period. ठीक है. Now next point, पहले एक बार रीड कर लेते हैं फिर हम चलेंगे. The company deals in one type of product. The unit cost of goods sold was reduced by 10% since 1st August 2019 as compared to the pre-incorporation period. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जनरली हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करते हुए आए हैं अभी तक, या सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से जीपी निकालते हैं और उसे सेल्स रेशियो में डिवाइड करते हुए आए हैं. लेकिन यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए एक अलग इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी रेशियो सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्या बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए? द कंपनी डील्स इन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट and the unit cost of goods sold was reduced by 10% since 1st August 2019 as compared to pre-incorporation period. Pre-incorporation period के कंपैरिजन में post-incorporation period में हमारी जो कॉस्ट है वो 10% से रिड्यूस हो गई है, और वो भी पर यूनिट, ठीक है. देखते हैं क्या करेंगे अभी. रेंट ऑफ ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग वॉज इंक्रीज्ड बाय 20% since 1st November 2019. It had to occupy additional space from 1st July 2019 for which rent was 3,000 per month. That is simple. इस तरह का पॉइंट हम डील ऑलरेडी कर चुके हैं. The salaries were tripled from 1st July. एम्प्लॉइज का सैलरी 1st जुलाई से 3 गुना हो गया है, ट्रिपल. Traveling expenses include 2,400 towards sales promotion. Traveling expenses में 2,400 रुपीज सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड है, ठीक है. Depreciation includes 300 for new assets acquired in August 2019. टोटल डेप्रीशिएशन में एक अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन 300 रुपीज का ऐसा है जो सिर्फ उस असेट का है जो हमने अगस्त में ली थी, यानी इनकॉर्पोरेशन के बाद में ली थी. Purchase consideration was discharged by the company on 30th September. When we are paying, हम पेमेंट कब कर रहे हैं वेंडर को? 30th September. और जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब वेंडर को जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो भी उसी डेट तक का पे किया होगा. By issuing 30,000 equity shares of 100 each. Prepare P&L statement in a columnary form showing the allocation of profit between pre and post incorporation period, indicating the basis of apportionment. और उसके बाद हम इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने वाले हैं, ठीक है. तो सबसे पहले चलते हैं सेल्स रेशो की कैलकुलेशन पे. चलिए सेल्स रेशियो की कैलकुलेशन पे आते हैं. सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन थी सेल्स रेशियो से रिलेटेड? सो द इंफॉर्मेशन इज कि 1 अप्रैल को बिजनेस हमने खरीदा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है आपका 1 अगस्त, और बिजनेस स्टार्टिंग का डेट है 30th सितंबर और लास्ट डेट आ रहा है आपका 31st मार्च. अभी ये बोल रहा है कि यहां से लेके यहां तक तो सेल्स थी x पर मंथ, टोटल सेल्स x मान ली मैंने यहां से यहां तक. तो यहां से यहां तक की सेल्स में कितना इंक्रीज आया? 2/3 का इंक्रीज आया है. तो यहां पे जो सेल्स है वो x प्लस 2/3x होगा ना. दैट मीन्स इस पीरियड का सेल्स x और इस पीरियड का सेल्स 5/3x. आई थिंक क्लियर. दैट मीन्स our total sales is equal to x plus 5/3x. ये टोटल सेल्स हो गया हमारा पूरे साल भर का. और टोटल सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है, दैट इज 9,60,000. तो 9,60,000 इज इक्वल टू x प्लस 5/3x
So the x will be 9,60,000 multiply by 3 divided by 8. बताइए कितना अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा ये 3,60,000. The value of x comes at 3,60,000. x का वैल्यू आया 3,60,000 और ये अपने उस रेस्पेक्टिव पीरियड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी यहां पे जो ये सेल्स है वो है 360 एंड दैट इज डिवाइडेड इक्वली इन दिस 6 मंथ पीरियड. तो इस पीरियड में आपका सेल हो गया 60,000 पर मंथ, 60,000 पर मंथ. ठीक है, अभी इस पीरियड में सेल्स कितना होगा, यहां पे सेल्स है आपका 5/3x. 5/3x का मतलब 6 लाख. तो इस पीरियड का सेल हो गया 6 लाख और ये भी 6 मंथ का सेल है, तो इस पीरियड का सेल हो गया आपका 1 लाख पर मंथ. यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? देखिए बहुत बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, यहां तक की बात समझ में आ गई. अप्रैल से 30 सितंबर डेट ऑफ बिजनेस इनकॉर्पोरेशन तक हमारी जो टोटल सेल्स है उसको हमने एक्स माना. एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन sales after date of commencement of business is spread by a increase by 2/3. increase by 2/3. तो पहले x था, increase by 2/3 का मतलब x plus 2/3x हो गया. ये फर्स्ट पीरियड का सेल, ये सेकेंड पीरियड का सेल, ये फर्स्ट हाफ ईयर का सेल हो गया 30 सितंबर तक, उसको हमने x मान लिया. 30 सितंबर के बाद का टोटल सेल्स, मंथली सेल नहीं बोला है क्वेश्चन में, टोटल सेल 2/3x हो गया है, 2/3x से इंक्रीज हो गया है. तो पहले से x तो था ही, उसमें 2/3x और इंक्रीज आ गया. सो इस पीरियड की टोटल सेल्स आ गई 5/3x और इस पीरियड की टोटल सेल्स थी x. इन दोनों पीरियड की टोटल सेल ऐड कर दें तो हमारी ईयरली सेल बन जाती है दैट इज इक्वल टू 9,60,000. x का वैल्यू निकाला दैट कम्स 3,60,000. x का वैल्यू 360 का मतलब ये किस पीरियड का सेल हो गया, ये आपका ये वाला 6 मंथ पीरियड का सेल हो गया. और इस 6 मंथ पीरियड में ये हमारा 4 मंथ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है. इसका मतलब सर आगे का कैलकुलेशन नहीं करें तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा. प्री इनकॉर्पोरेशन का एक बार सेल्स निकल के आ गया तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं. तो मैं ये वाला पूरा कैलकुलेशन स्किप भी कर दूंगा तो चलेगा, मुझे नहीं करना कैलकुलेट. ठीक है, अभी प्री इनकॉर्पोरेशन सेल कितना हुआ, प्री इनकॉर्पोरेशन 60,000 पर मंथ और इनकॉर्पोरेशन प्री पीरियड है 4 मंथ का, तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल्स हो गया 240. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स विल बी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टोटल सेल्स 960 का था, प्री 240 का हो गया, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल बचा 7,20,000 और आपका रेशो होता है 24/72 या फिर 1:3. आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए ये पूरा कैलकुलेशन. टेक योर टाइम. इज इट ओके? सारा कैलकुलेशन समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया. अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट पे और वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का रेशो. सीओजीएस डिफरेंट है बॉस इस केस में, सीओजीएस इस क्वेश्चन में सीओजीएस. आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. क्या बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए यह बोला जा रहा है कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के कंपैरिजन में
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हमारा सीओजीएस 10% कम हो गया। मतलब यूं बोल सकता हूं, और वो भी कौन सा, पर यूनिट। मतलब ये बोल सकता हूं कि प्री एंड पोस्ट के बीच में यदि मैं कंपैरिजन करूं, तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में यदि मेरा सेल 100 रुपए था, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 100 रुपीज था, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 10% कम होके रह गया कितना, 90। सर बस तो फिर ये 100:90 का रेशियो हो गया, डिवाइड कर दो। नहीं, नहीं कर सकता। क्यों? ये पर यूनिट है, ये पर यूनिट है, और जो सेल्स हुई है वो भी इन दोनों पीरियड में अलग अलग रेशियो में हुई है। तो आप पूरी सीओजीएस को इस रेशियो में डिवाइड, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल्स का रेशियो क्या है, 1:3। यानी यूं मान लो कि 1 लाख यूनिट पहले बिका, 3 लाख यूनिट बाद में बिका, ऐसा ही हुआ कुछ। 1:3 का मतलब यही हुआ। 1 लाख यूनिट प्री में बिका, अजम्पशन ले रहा हूं, 1 लाख यूनिट प्री में बिका, तो 3 लाख यूनिट पोस्ट में बिका, तो 1 लाख यूनिट का टोटल सीओजीएस 100 रुपए के हिसाब से था, पर यूनिट 100 रुपए, और 3 लाख यूनिट का सीओजीएस पर यूनिट 90 रुपीज था। डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं अज्यूम कर लेता हूं, चलो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरी टोटल यूनिट्स 1 लाख यूनिट मैंने प्री में बेची और 3 लाख यूनिट मैंने पोस्ट में बेची। ये बात तो अज्यूम कर सकते हैं ना, क्योंकि जब सेल्स रेशियो 1:3 है, इसका मतलब 1 लाख यूनिट प्री की यदि होती हैं तो 3 लाख यूनिट पोस्ट में होनी चाहिए थी। ये लॉजिक है। 1 लाख यूनिट में पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट 100 रुपए थी, और इस पीरियड में पर यूनिट कॉस्ट 90 रुपीज थी। ये पर यूनिट है बाबा, ये याद रखना, ये पर कॉस्ट जो है वो पर यूनिट है, दोनों कॉस्ट पर यूनिट है। क्वेश्चन में लिखा है यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, नॉट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसका मतलब यदि मैं टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने जाऊंगा तो प्री में मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 100 इंटू 1 लाख होगी, और पोस्ट में मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 90 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख होगी। होगी या नहीं होगी, पहले ये समझ लो। प्री में 1 लाख यूनिट बेचा, पोस्ट में 3 लाख यूनिट बेचा। प्री में पर यूनिट कॉस्ट 100 रुपए थी, पोस्ट में पर यूनिट कॉस्ट 90 रुपए थी। तो मैं टोटल सीओजीएस निकालूं तो मैं टोटल सीओजीएस, सर ये तो अजम्पशन था ना 1 लाख और 3 लाख, हां अजम्पशन है, लेकिन रेशो ही तो बना रहे हैं, अमाउंट तो डिवाइड नहीं कर रहे एक्चुअल अमाउंट। तो रेशो तो मैंने सेल्स से ही पिक किया 1:3, तो वॉट एवर अमाउंट ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ यूनिट विल देयर, वो 1:3 के रेशो में डिवाइड हुई होगी ना। तो यहां पे मैंने ले लिया कि प्री में 1 लाख यूनिट या 1 यूनिट बिका 100 रुपए की रेट पे, पोस्ट में उसी टाइम में 3 यूनिट बिका और वो भी 90 रुपए की रेट। तो माय टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम्स एट 100, एंड यहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम्स एट 270, एंड द रेशियो बिकम 10:27। रेशियो बिना 10:27। हाँ, और यदि ऐसा नहीं होता कि ये पर यूनिट का रेट दिया हुआ होता, तब तो मेरे पास रेशियो 100:90 हो गया, लेकिन ये पर यूनिट का रेट है। सिंपल बोल दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिक्रीजेस बाय 10% इन लेटर पीरियड। तो मैं तो टोटल कॉस्ट को 10:90 के रेशियो में डिवाइड कर देता, 100:90 के रेशियो में, लेकिन यहां पर यूनिट देने का मतलब नंबर ऑफ यूनिट साथ में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। अब नंबर ऑफ यूनिट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है कि मेरा सेल्स का रेशियो 1:3 था, तो नंबर ऑफ यूनिट भी उसी रेशियो में होंगी, तो वो रेशियो इस रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होकर कंबाइंड रेशियो बन गया, जिसमें कॉस्ट प्लस नंबर ऑफ यूनिट दोनों का कंबाइंड रेशियो सीओजीएस उस कंबाइंड रेशियो में डिवाइड होगी। दैट कम्स 10:27। बिल्कुल, जब दिया हुआ है तभी लेना पड़ेगा। यदि कुछ भी नहीं दिया होता तो मैं तो सेल्स रेशियो में डिवाइड करने वाला था ना, सीओजीएस सेल्स रेशियो में डिवाइड होने वाला था, लेकिन यहां दिया हुआ है कि सीओजीएस में पर यूनिट कॉस्ट भी चेंज हुई है, तो सेल्स रेशियो तो लेना ही है, और पर यूनिट कॉस्ट में जो चेंज आया उसका रेशियो भी लेना है, और दोनों को मल्टीप्लाई मर्ज करना है।
कंबाइंड रेशो निकालना है, कंबाइंड रेशो मर्ज होके मल्टीप्लाई होके आएगा, तो मल्टीप्लाई होके कंबाइंड रेशो आ गया। क्लियर? तो ये सेकेंड वर्किंग नोट बन गया हमारा सीओजीएस रिलेटेड। ऑल सेट? आराम से समझ लो, समझ में आ गया ना? चलिए नंबर 3। नंबर 3 में हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी है? हमने सेल्स इंफॉर्मेशन डील कर लिया, सीओजीएस इंफॉर्मेशन डील कर लिया। नंबर 3 में हमारे पास है रेंट की इंफॉर्मेशन। रेंट का रेशियो बनाते हैं। रेंट ऑफ ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग वाज इंक्रीज्ड बाय 20%। देखो अब दोनों चीजें, यहां पे भी प्रॉब्लम है, ये रेशियो का ही खेल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको बोला यदि आपने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी जो हमने किए वो सब कुछ आपने अपने आप वापस रिवाइज कर लिए हैं, तो फिर आप इन इंफॉर्मेशन से थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर चलने लगोगे। रेंट ऑफ ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग वाज इंक्रीज्ड बाय 20%। मतलब जो पहले से मेरे पास बिल्डिंग चल रही है उसका रेंट मैं टाइम रेशियो में डिवाइड करता हूं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है, उसका रेंट भी 20% इंक्रीज हो गया। कब से? 1 नवंबर से। उसका रेंट इंक्रीज हो गया 1 नवंबर से। ओके। इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई। और 1 जुलाई से सर हमने एक एडिशनल स्पेस भी ऑक्यूपाई किया 3000 पर मंथ के रेंट पे। तो जो एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसको अलग कर देते हैं, और जो पहले से चल रहा है उसको अलग कर लेते हैं। जो एडिशनल ऑक्यूपाई हुआ वो अकॉर्डिंगली टाइम रेशियो में बटेगा, जो पहले से चल रहा है वो अकॉर्डिंगली टाइम रेशियो में बटेगा। ठीक है? तो टोटल रेंट कितना है हमारा सर यहां पे? टोटल रेंट कितना है सर हमारा यहां पे? ये रहा सर, टोटल रेंट है हमारा 40,000 रुपी। चलिए रेंट का नोट बनाते हैं। रेंट के साथ क्या क्या हुआ? पहले तो मैं एडिशनल रेंट निकाल दूं। टोटल रेंट 40,000 लेस एडिशनल बिल्डिंग रेंट या एडिशनल स्पेस। एडिशनल स्पेस हमने लिया 3000 पर मंथ की रेट पे, और वो लिया हमने जुलाई में। कब से लिया? 1 जुलाई से। वो एडिशनल स्पेस हमने लिया 1 जुलाई से। कितने महीने हो गए? 9 मंथ। तो ये 27,000 रुपीज एडिशनल स्पेस का हमने रेंट निकाल दिया। ओल्ड बिल्डिंग रेंट हो गया हमारा 13,000। ये बात समझ में आ गई यहां तक? ओल्ड स्पेस का रेंट कितना है? 13,000। अब पहले ओल्ड स्पेस के रेंट को बांटते हैं प्री एंड पोस्ट में। सर उसमें भी एक समस्या है। क्या समस्या है? सर ओल्ड स्पेस रेंट के बारे में भी बोला है कि इसमें भी कुछ चेंज आया था। और कब से आया था? 1 नवंबर से। ठीक है, यानी 1 अप्रैल से 1 नवंबर और फिर 31 मार्च, ये 3 पार्ट हो गए। 1 अप्रैल से 1 नवंबर पर ये एक्स पर मंथ था, तो 1 नवंबर के बाद ये 1.2x पर मंथ हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? क्यों? क्योंकि सर पहले यदि रेंट जो भी था एक्स था, वो नवंबर से 20% इंक्रीज हो गया है। तो पहले मैंने एक्स माना, तो नवंबर के बाद 1.2x हो जाएगा। एक्स रखना है नहीं रखना आपकी चॉइस है, एक्स हटा दो। पहले यदि 1 था तो अब 1.2 हो गया। ये कितने मंथ है अप्रैल से 1 नवंबर? 7 मंथ इंटू 7 मंथ, और ये 5 मंथ इंटू 5 मंथ। यहां का टोटल रेंट 7x, यहां का टोटल रेंट 6x, यानी ये जो 13,000 डिवाइड होंगे वो 7:6 में डिवाइड होंगे। ठीक है, चलो बताओ। 7:6 में डिवाइड किया 13,000 को, तो इधर का रेंट हो गया 7,000, इधर का रेंट हो गया 6,000, या कहें 1,000 रुपी पर मंथ, और इधर हो गया 1,200 पर मंथ। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? चेक कर लो फटाफट से।
नवंबर, 1 नवंबर से पहले जो भी रेंट था, 1 नवंबर के बाद दैट रेंट इंक्रीजेस बाय 20%। तो पहले यदि वो x था तो आफ्टर 1.2x हो गया। पहले का पीरियड, यहां पे ये जो पीरियड है ये 7 मंथ पीरियड है, यहां पे ये जो पीरियड है ये 5 मंथ पीरियड है, और इन दोनों पीरियड का टोटल रेंट हमने पे किया 13,000 रुपीज। 7 मंथ में x पर मंथ से टोटल रेंट आया 7x, 1.2x पर मंथ से 5 मंथ का टोटल रेंट हुआ 6x, हुआ ना? तो रेशियो बना 7:6। 13,000 को 7:6 में डिवाइड किया तो इस पीरियड का रेंट 7,000, इस पीरियड का रेंट 6,000, और पर मंथ में डिवाइड किया तो 1,000 पर मंथ और 1,200 पर मंथ। 1 नवंबर से पहले 1,000 पर मंथ और 1 नवंबर के बाद 1,200 पर मंथ। ऑल सेट। ये तो बात हो गई ओल्ड स्पेस की। अभी नए स्पेस में क्या हुआ सर? नया स्पेस तो हमने जुलाई से लिया है और उसका रेंट तो हमें सेपरेटली मालूम है, दैट इज 3,000 पर मंथ। तो चलिए प्री पोस्ट कर देते हैं फिर अब सीधा सीधा। प्री प्री कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 जुलाई, जिसमें ओल्ड स्पेस 1,000 रुपी पर मंथ 4 मंथ और न्यू स्पेस 3,000 पर मंथ और 1 मंथ। जुलाई का रेंट हो गया 7,000। पोस्ट, सर पोस्ट में अब क्यों कैलकुलेशन कर रहा हूं? टोटल रेंट 40,000 था, उसमें से प्री का 7,000 निकाल दो, पोस्ट का बच गया 33,000। क्या ख्याल है? नोटेड? और समझ में भी आ गया ना? पक्का? कोई डाउट नहीं? नो। ये हो गया हमारा रेंट का एडजस्टमेंट। वापस आराम से नोट कर लो ये रेंट का नोट। एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने आप में यूं मान के चल सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्शन या कॉम्प्लिकेशन लेवल द हाईएस्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट के बाद सैलरीज। सैलरीज फ्रॉम 1 जुलाई ट्रिपल्ड। 1 जुलाई से सैलरी ट्रिपल हो गई है। चलिए भैया सैलरी अमाउंट देख लेते हैं पहले कितना है। सैलरी इज अमाउंट 21,000। ट्राई करेंगे, क्या करें आप लोग? ट्राई करेंगे क्या? फोर्थ पॉइंट, सैलरीज, टोटल सैलरी 21,000 रुपी है। टोटल सैलरीज 21,000 रुपी है। 1 अप्रैल से 1 जुलाई एंड देन 31 मार्च, ये दिया है सैलरी का बाइफिकेशन इस पीरियड में। और टोटल सैलरीज ट्रिपल हुई है भैया, ये ध्यान रखना, टोटल सैलरी ट्रिपल हुई है। यानी इस पीरियड में x पर मंथ, तो इस पीरियड में 3x पर मंथ। ये पीरियड आपका कितने महीने का है? 3 मंथ। ये पीरियड है 9 मंथ। तो या टोटल सैलरी विल बी 3x 27x, 3x 27x।
टोटल सैलरी को इस रेशो में डिवाइड करना है 1:9 के रेशो में, ताकि पहले वाले पीरियड और बाद वाले पीरियड की सैलरीज मिल जाए। अभी प्रीपोज नहीं हुआ है ये, डायरेक्ट प्रीपोज कैसे निकालोगे? पहले 21,000 को डिवाइड करोगे, क्योंकि प्री पोस्ट में एक महीने का प्रॉब्लम है। यहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो 1 जुलाई तक है। हाँ, वैसे ले सकते हो, वैसे ले सकते हो, पर ये 3x टोटल है, तो 3x डिवाइडेड बाय 9 गड़बड़ हो जाएगा। 3x पर मंथ आपकी यहां पर सैलरी है, यहां पे x पर मंथ, तो 3 मंथ की 3x प्लस 3x 6x, और उधर आपके कितना होगा? उधर होगा आपका 8 मंथ का 24x, तो ये हो गया 6x 24x 1:4, 1:4 में डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। और यदि यहां मैं डिवाइड करूं तो इस पीरियड की सैलरी कितनी हो गई? 2100, और इस पीरियड की सैलरी कितनी हो गई? बोलो कितनी हो गई? 18,900 पर मंथ निकालो, डिवाइडेड बाय 3, 700 पर मंथ, और डिवाइडेड बाय 9, 2100 पर मंथ। और अब 700 पर मंथ से प्री में 3 मंथ तो 700 पर मंथ, और 1 मंथ का 2100 पर मंथ, 4200 रुपी का सैलरी प्री में, और पोस्ट में आपका सैलरी हो जाएगा 21,000 माइनस 4200, 16,800। तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका, ऐसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने सामने रख लो कि एक तो ये तरीका है। दूसरा इजी तरीके पे आता हूं, दूसरे एक सिंपल तरीके पे भी आते हैं। ऑल नोटेड? एक बार के लिए रख लीजिए, लेकिन दूसरे इजी तरीके पे आता हूं। फर्स्ट जुलाई तक सैलरी था x पर मंथ, और 1 जुलाई के बाद सैलरी हो गया 3x पर मंथ। मेरा प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड क्या है? प्री पीरियड में 3 मंथ तक तो x पर मंथ, और 1 मंथ में 3x पर मंथ। माय टोटल सैलरी विल बी 6x। पोस्ट पीरियड में पूरा का पूरा 8 मंथ 3x, यानी माय सैलरी इज 24x। रेशो 6:24, 1:4, ये प्री एंड पोस्ट का डायरेक्ट रेशो हो गया। और 21,000 को प्री एंड पोस्ट डायरेक्ट रेशो में डिवाइड कर दीजिए। वापस 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक आपका जो सैलरी था वो 3 गुना हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है 1 जुलाई के बाद। तो यदि मैं मानता हूं कि 1 जुलाई तक माय सैलरी वाज x पर मंथ, तो आफ्टर 1 जुलाई इट विल बिकम 3x पर मंथ, 3 टाइम्स 3x पर मंथ। देन द रेशो कैसे निकालें? सर 1 जुलाई तक 1 जुलाई तक x पर मंथ, लेकिन हमारा जो प्री पीरियड है वो 1 अप्रैल से 31 जुलाई का है, तो 3 मंथ तो x पर मंथ चलेगा, और जुलाई वाला मंथ 3x पर मंथ चलेगा। टोटल सैलरी 6x आएगी। पोस्ट पीरियड मेरा जुलाई के बाद स्टार्ट होता है, तो पूरे के पूरे 8 मंथ 3x पर मंथ रहेगा, सैलरी 24x आएगी, और रेशियो बनेगा 1:2। क्लियर है? कोई डाउट? नो? ऑल सेट? चलिए देखिए नेक्स्ट कैलकुलेशन, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा बराबर। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। देखिए क्या बोल रहा है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 2400 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन।
सर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस तो वैसे भी हम सेल्स रेशो में डिवाइड करते हैं। नहीं, हम ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशो में डिवाइड करते हैं ये अज्यूम करके कि ट्रैवलिंग सेल्स पर्पस से की गई। लेकिन जब आपको यहां क्लियरली इंडिकेट कर दिया गया है कि इसमें से 2400 रुपीस का पार्ट सेल प्रमोशन के लिए था, तो दैट पार्ट विल बी डिवाइडेड इन सेल्स रेशो, बट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वो हमारा फिर सेल्स के लिए नहीं है। उसमें क्या होगा सर, उसमें एम्प्लॉई को घर से ऑफिस लाना और ऑफिस से घर छोड़ने का भी हो सकता है। हाँ हो सकता है ना, हमने वैन लगा रखी है भैया, एम्प्लॉय को घर से लेके आओ घर छोड़ के आओ, बहुत टेंशन रहता है, माहौल बहुत खराब है, हम अपनी गाड़ी से बुलाएंगे ना टाइम पे नहीं आएगा। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के दो पार्ट हो गए, एक पार्ट सेल्स पर्पस के लिए, एक पार्ट ऑफिस पर्पस के लिए। तो जो सेल्स पर्पस के लिए है वो सेल्स रेशो में, जो ऑफिस पर्पस के लिए है वो टाइम रेशो में। व्हाट्स द प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगी। 8400 रुपीज हमारा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, 1800 रुपीज, 8400 रुपीज है ना, प्री पोस्ट 8400 रुपीज टोटल है। तो पहले टोटल को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, टोटल 8400 रुपीज लेस इन सेल्स रेशो, सेल्स रेशो में जाएगा 2400 रुपीज, तो बचा हुआ ये जाएगा किसमें? टाइम रेशो में। अभी ले लो प्री 2400 इन सेल्स रेशो प्लस 6000 इन टाइम रेशो पोस्ट। Is it clear? Amount will be 2600। पक्का? टाइम रेशो क्या था? 1:2 ही है क्या? हम्म, 1:2 ही तो है। 1:2 कहां है? एक मिनट चेक करो, गड़बड़ कर रहे। टाइम रेशो 1:2 है, 1/3 और 2/3, कुछ तो गलत लिखा था। तो ये हो गया आपका 2600 एंड दिस विल बी 5800। सिंपल था ट्रेवलिंग रेशो। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड करने का काम बहुत आसान था, क्योंकि दो पार्ट में ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिया था, एक पार्ट सेल्स प्रमोशन के पर्पस से दैट विल डिस्ट्रीब्यूट इन सेल्स रेशो एंड द अदर पार्ट इन टाइम रेशो। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट वन? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बहुत आसान है यार, डेप्रीसिएशन वाला पार्ट तो इसमें से 300 क्लियरली पोस्ट का है और बाकी टाइम रेशो में। चलो चलो बना ही लेते हैं, रोकने का नहीं, जल्दी से। पॉइंट नंबर 6, डेप्रीसिएशन। टोटल कितना है डेप्रीसिएशन? टोटल डेप्रीसिएशन है आपका 4800। 4800 में से पोस्ट और 4500 प्री एंड पोस्ट। तो प्री का अमाउंट हो गया आपका टाइम रेशो 4500 1/3 और पोस्ट हो गया आपका 4500 2/3 प्लस 300 3300। ये हो गया डेप्रीशिएशन का रेशो। सबसे आसान सा था इसमें अभी तक कि टोटल डेप्रीशिएशन में 300 का डेप्रीशिएशन उस मशीन का है जो पोस्ट पीरियड से बिलोंग करती है, तो उसे हमने पोस्ट पीरियड में निकाल दिया। बचा हुआ डेप्रीशिएशन पूरे साल भर का होगा, जिसे हमने टाइम रेशो में डिवाइड कर दिया, तो आपके पास प्री एंड पोस्ट का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होके आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग नोट। नेक्स्ट वर्किंग नोट किसका बनना है? क्या बचा?
सर परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज्ड बाय द कंपनी ऑन 30th सितंबर। परचेज कंसिडरेशन 30th सितंबर को डिस्चार्ज किया गया है सर। परचेज कंसिडरेशन 30th सितंबर को दिया गया है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन हो गया। इसका मतलब यहां पे एक अमाउंट था इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। ये जो इंटरेस्ट हमने पे किया होगा ये 31st या 30th सितंबर तक का पे किया होगा, तो इसे भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर, हाँ बिल्कुल कैपिटल तो पे होगी, अभी देखते हैं। इंटरेस्ट टू वेंडर, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट टू वेंडर? सर हमने परचेज कब किया? परचेज कब किया हमने? फर्स्ट अप्रैल से 31st जुलाई प्री और 30th सितंबर को हमने फाइनली पेमेंट किया, दैट इज पोस्ट। ये हो गया आपका 4 मंथ और ये हो गया 2 मंथ। रेशो क्या बन गया? 2:1। 2:1 में डिवाइड हो जाएगा। वेंडर इंटरेस्ट टू वेंडर 2:1 में डिवाइड हो जाएगा, देयर इज नो इशू। टोटल 30th सितंबर तक को हमने पेमेंट किया। 30th सितंबर को पेमेंट करने का मतलब वट एवर इंटरेस्ट पेड टू द वेंडर बिलोंग्स फ्रॉम 1st अप्रैल टू 30th सितंबर। इन दैट पीरियड 1st अप्रैल से 31st जुलाई प्री का था और 31st जुलाई से 30th सितंबर पोस्ट का था, तो रेशो बना 2:1। क्लियर? फाइन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है सर हमारे पास? सर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि हमने उन्हें पेमेंट किया है, लेकिन सर उसका कैपिटल यहां पे कैरी हो रहा है। कैपिटल में हमने क्या रखा होगा बॉयज एंड गर्ल्स? कैपिटल में हमने क्या रखा होगा? सर कैपिटल मतलब प्रोप्राइटर का कैपिटल मतलब दिस इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे टू प्रोप्राइटर। ये वो अमाउंट है जो हमें प्रोप्राइटर को पे करना है अगेंस्ट परचेज ऑफ बिजनेस। तो एक तरह से ये हमारी कहलाएगी नेटवर्थ जो कि हमने अक्वायर की है। हमने 2,78,000 का पेमेंट करना था प्रोप्राइटर को, उसको हमने प्रोप्राइटर के अकाउंट में रखा हुआ है। इट इज सॉर्ट ऑफ वेंडर्स पेमेंट टू बी मेड। बट यहां पे आप देखो तो एक्चुअली पेमेंट हुआ कितना? 30,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं सर हमने, 10 रुपीज वाले। यानी हमने पेमेंट कितना कर दिया? 3 लाख। और पेमेंट करना कितना था? एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो किस चीज का? किस चीज का? यस, गुडविल। नेक्स्ट वर्किंग नोट, गुडविल पेमेंट मेड और यू कैन से ये हमारा क्या है? परचेज कंसीडरेशन 30,000 शेयर्स at the rate of 10 rupees per share, 3 lakh less payment to be made, जिसे आप क्या बोल सकते हो? प्रोप्राइटर की कैपिटल, दैट वाज 2,78,000। तो 22,000 आपका हो गया गुडविल। 22,000 आपका आ गया गुडविल। सो अब सारा वर्किंग नोट रेडी है। सारा वर्किंग नोट रेडी है। अभी क्या करना है सर? फिल करना है, पी एंड एल स्टेटमेंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। सारा इंफॉर्मेशन आ गया मेरे पास कलेक्ट होके, अब बस स्टेटमेंट में फिल करने का काम बचा। चलिए शुरू करते हैं स्टेटमेंट में फिल करने का काम। बनाइए फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल।
स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बेसिस, प्री, पोस्ट, पर्टिकुलर। सबसे पहले फर्स्ट में क्या लोगे, सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पॉइंट नंबर 2, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर आता है, एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, और क्या, फाइनेंस कॉस्ट। हेडिंग यही थे हमारे, जिसमें इंटरेस्ट लेना है हमें। फाइनेंस कॉस्ट के बाद डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के बाद अब कुछ बचा तो किस में जाएगा, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के बाद ये आ जाएगा आपका टोटल। टोटल एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर 3, नेट प्रॉफिट 1 - 2। अब जो पता है वो तो लिखते चलिए, बाकी का वर्किंग नोट बनेगा वापस बाइफिकेशन का। चलिए सबसे पहले सेल्स, सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड था, निकाल रखा था हमने। फर्स्ट वर्किंग नोट सेल्स का ही था हमारा। प्री पीरियड 240, पोस्ट पीरियड 720। सेल्स बेसिस 1:3। सीओजीएस, सीओजीएस भी डिस्ट्रीब्यूटेड था 10:27 के रेशो में, देख लीजिए। सीओजीएस पॉइंट नंबर 2, 10:27 का रेशो। कर दो डिवाइड सीओजीएस को 10:27 में, बताओ जल्दी जल्दी कितना आएगा। ये आएगा 2,10,000 एंड 5,67,000। ये सीओजीएस 10:27। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर 1 बनाते हैं अभी। फाइनेंस कॉस्ट, नोट नंबर 2 बनाते हैं अभी। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कर चुके सर हम, डेप्रीशिएशन निकाल चुके वर्किंग नोट से। डेप्रीशिएशन का वर्किंग नोट, हियर इट इज, वर्किंग नोट नंबर 6, 1500 एंड 3300। वर्किंग नोट नंबर 6, 1500, 3300। अदर एक्सपेंसेस नोट बनाएंगे, नोट नंबर 3। ठीक है, चलिए नोट बना लेते हैं फटाफट से। नोट टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। बेसिस, प्री, पोस्ट। क्या क्या जाएगा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में,
आप आ जाइए इंफॉर्मेशन पे, फटाफट से निकालिए क्या क्या है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में। सर एक सैलरीज है, सैलरीज है, सैलरीज का वर्किंग नोट बन चुका हमारा ऊपर, ये रहा सैलरीज 1:4। डिवाइड करो 1:4 में सैलरी 4200, 16,800। दूसरा सैलरी इसके अलावा एम्प्लॉइज को क्या दिया सर, एमडी है, एमडी को रेम्युनरेशन दिया, और एमडी का रेम्युनरेशन पूरा का पूरा, द मैनेजिंग डायरेक्टर तो सिर्फ पोस्ट में ही होता है, पूरा विल गो इन पोस्ट। बस यही दो ही एम्प्लॉय थे सर, ये दो एम्प्लॉय, ये हो गया आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस का नोट। नंबर 2 फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में सर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी दो हैं सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड इंटरेस्ट टू वेंडर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पूरा पोस्ट में है, और इंटरेस्ट टू वेंडर 2:1 का रेशो है वर्किंग नोट से। बोलिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा, यहां तक आ जाइए फटाफट। क्या चीज, गुडविल तो बैलेंस शीट में जाएगी ना बेटा। डन, ओके। तो बचे हुए सारे एक्सपेंसेस ले लीजिए जो बच गए। अब हेडिंग नंबर, नोट नंबर 3, अदर एक्सपेंसेस। देखो क्या क्या बच गया, देखो क्या क्या बच गया। रेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और क्या है, बहुत कुछ है, बहुत लंबा लिस्ट है। एडवर्टीजमेंट, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फी, बैड डेट, नहीं, अदर एक्सपेंसेस में कमीशन, नहीं एम्प्लॉइज बेनिफिट में भी नहीं जाएगी, डायरेक्टर फी हमेशा अदर एक्सपेंसेस में, ये सिटिंग फी है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटर कमीशन, रेंट किस रेशो में, वर्किंग नोट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वर्किंग नोट, कैरिज आउटवर्ड, बोलो रेशो, सेल्स रेशो दैट इज 1:3, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टाइम रेशो दैट इज 1:2, एडवर्टीजमेंट 1:3, मिसलिनियस टाइम रेशो 1:2, डायरेक्टर फी, पोस्ट, बैड डेट 1:3, कमीशन 1:3, ऑडिट फी
हाँ, कुछ नहीं दिया होगा तो ऑडिट फी में देखते हैं अभी कुछ दिया है क्या। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स रेशो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पोस्ट, अंडरराइटिंग, पोस्ट। यू हैव 5 मिनट्स, मेक इट फास्ट और डिवाइड कर दीजिए इस रेशो में। ऑडिट फी को पढ़ के आ जाते हैं कि कुछ बोला है ऑडिट फी के बारे में या नहीं, ऑडिट फी के बारे में कुछ बोला है या नहीं। ऑडिट फी सिर्फ 3000 रुपी लिखा है एंड नथिंग इज स्पेसिफाइड। अजम्पशन डाल दीजिए, क्या मानेंगे आप इसे, टैक्स ऑडिट मानेंगे तो दोनों में डिवाइड हो जाएगी, कंपनी ऑडिट मानेंगे तो पोस्ट में आ जाएगी। अजम्पशन ले लीजिए, चॉइस इज योर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट डिपेंड ऑन अजम्पशन की क्या करना है। मैं इसे कंपनी ऑडिट मान लेता हूं और पूरा पोस्ट में ले लेता हूं, नीचे नोट डाल दूंगा। अज्यूमिंग कंपनी ऑडिट, फटाफट से ये स्टेटमेंट बना दो। मिलते हैं 2 मिनट के बाद, जहां आप मुझे इन अदर एक्सपेंसेस का टोटल देंगे, जहां आप मुझे इस अदर एक्सपेंसेस की पूरी लिस्ट का टोटल देंगे। रेडी? ओके, जल्दी 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 नोट देख के लिखते चलिए। रेंट, व्हाट अबाउट रेंट? इट वाज वर्किंग अकॉर्डिंग टू वर्किंग नोट, इट इज 7000 and 33,000. Traveling expenses 2600 and 5800. कैरीज आउटवर्ड 1:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे कैरीज आउटवर्ड, और ये आएगा 100 and 300। टोटल कैरीज आउटवर्ड 400 रुपीज, 1:3 में हो गया 100 and 300। ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो में 2400 को डिवाइड करेंगे 800 and 1600। 2400 टोटल है, 800 and 1600। एडवर्टीजमेंट 1:3 के रेशियो में 8000 रुपीज को डिवाइड करोगे तो आएगा 2000 and 6000। मिसलिनियस एक्सपेंसेस 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, टोटल कितना है 12,600, तो ये होगा 4200 and 8400। डायरेक्टर फी बिना सोचे समझे 600 रुपए पोस्ट में डाल दो। ठीक है। नेक्स्ट, बैड डेट 1:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे 1600 को, तो ये होगा 400 and 1200। कमीशन 1:3 के रेशियो में डिवाइड होगा 8000 को, दैट इज 2000 and 6000। ठीक है। अभी क्या बचा? ऑडिट फी, ऑडिट फी पूरा पोस्ट में ले रहे हैं हम 3000 रुपी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में 12,000 रुपए को 3000 and 9000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरा पोस्ट में 1500 एंड ये भी पूरा पोस्ट में 900। टोटल लगा दीजिए 22,100 और क्या रहा है 77,300। ठीक है, मैच्ड। चलिए अब आ जाते हैं मेन पीएनएल पे और यहां से पोस्ट कर देते हैं फटाफट। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना लाए थे नोट से? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस नोट से कितना लेकर आए हम ऊपर? 4200 and 20,900। परफेक्ट। फाइनेंस कॉस्ट नोट से कितना लेकर आए हम? 1400 and 2200। क्या बात कर रहे हो, 2200 है यार। और अदर एक्सपेंसेस का टोटल अभी लेकर आए 22,100 and 77,300। एक्सपेंसेस का टोटल लगाइए। 2,39,200 और वो 6,70,700।
सेल्स में से माइनस कर दो, तो यहां तो सिर्फ 800 रुपीज बचा प्री में, और पोस्ट का प्रॉफिट हो गया आपका 49,300 इज योर P&L स्टेटमेंट। परफेक्ट, ओके, गुड। जो प्री वाला पार्ट है दैट विल गो टू कैपिटल रिजर्व, लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहां पे आपके पास गुडविल भी है और कैपिटल रिजर्व भी है, तो ये जो अमाउंट है ये आपस में सेट ऑफ हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, और रिमेनिंग अमाउंट ही बैलेंस शीट में कैरी होगा। बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, जरूरत पड़ेगी तो अलग से नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे बैलेंस शीट में, इसी को कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे एक्चुअली कंटिन्यू ही होता है, वो तो हम अभी मेन उस तरह से नहीं कर रहे कि कंटिन्यू कर रहे हैं। बैलेंस शीट, नोट नंबर, अमाउंट, क्या आता है सबसे पहले? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। नोट बना देंगे दोनों का। पॉइंट नंबर 2, नॉन करंट लाइबिलिटी, और नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास एक ही है, यहीं लिख देता हूं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे पास डिबेंचर्स हैं। और पॉइंट नंबर 3, करंट लाइबिलिटी, देन टोटल। पॉइंट नंबर 2, असेट्स, असेट्स में नंबर 1 नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स के अंदर फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स और इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। पॉइंट नंबर बी, करंट असेट्स, और करंट असेट के बाद और कुछ है नहीं, बिल्कुल, लेकिन है नहीं ना हमारे क्वेश्चन में। जो चीज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सिर्फ उतनी ही ले रहा हूं मैं। नोट्स टू अकाउंट, नंबर 1 शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का नोट बिल्कुल सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है, 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each issued other than cash। ₹3 लाख। नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में भी आई हैव वन इंफॉर्मेशन ओनली, P&L अकाउंट, जो हमने पोस्ट प्रॉफिट निकाला,
पोस्ट प्रॉफिट निकाला, कितना था पोस्ट प्रॉफिट? 49,300। ठीक है, देख लो फटाफट, अभी पहले इनको पोस्ट कर देते हैं। ये शेयर कैपिटल हमने लिख दिया 3 लाख रुपी, पोस्ट प्रॉफिट 49,300 रुपीज, और इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यानी डिबेंचर्स, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4, कहाँ गया ये रहा डिबेंचर्स हमारे पास कितना है? 50,000 रुपीज। ये डिबेंचर्स ले लेते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में 50,000 रुपीज। करंट लाइबिलिटी भी हमारे पास है 30,700 रुपीज। ये करंट लाइबिलिटी ले लिया 30,700 रुपीज। टोटल लगा दीजिए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड की 4,30,000। ठीक है, एक मिनट देख लीजिए फटाफट, उसके बाद कॉपी कीजिएगा। असेट साइड में टेंजिबल फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, ये रहा टेंजिबल फिक्स एसेट्स 3,65,000 डायरेक्टली दिया हुआ है। ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स 3,65,000। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स में हमारे पास क्या था सर? इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स में गुडविल था जो हमने कैलकुलेट किया। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ गुडविल? 22,000 रुपीज, 22,000 रुपीज। और उस गुडविल में से क्या माइनस होगा? कैपिटल रिजर्व 800 रुपीज, तो बचेगा 21,200 रुपीज। ठीक है, और करंट एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 43,800 रुपीज। ये करंट एसेट्स हमने लिख दिया यहाँ पे 43,800। टोटल वापस आ गया 4,30,000 एंड इट इज योर बैलेंस शीट कंप्लीटेड। करंट लाइबिलिटी में एक ही बना, ये पहले लाइबिलिटी साइड नोट कर लें फटाफट से। हियर इट इज योर लाइबिलिटी साइड। Just take a screenshot of that. Clear? Done? ये रहा आपका असेट साइड। नोटेड? है ही नहीं। जितना इंफॉर्मेशन होगा उतना ही मैं डील कर पाऊंगा। बैलेंस शीट मैच हो गया मेरा, और देखते हैं, बिल्कुल वो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, फिर वो पहले से मैच करके दिया हुआ है। करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मर्ज है, इसीलिए हमने अलग से नहीं लिया। ठीक है, ये हो गया नोट्स टू अकाउंट्स। और इसी तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पूरा डिटेल ले लिया यहां से लेके क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का एक कंप्लीट सोल्यूशन मैं इस फाइल को आपको सेंड कर दूंगा यदि आपने नोट नहीं किया है तो। Fine, everyone is good. So finally this chapter is over from my side. हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो मेरे पास नोट में मैंने आपको दिए थे, 11 क्वेश्चंस आर देयर इन योर दिस पीडीएफ फाइल।
ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हमने कर लिए। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा, इसमें हमने कुछ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लिए थे, तो ये चैप्टर अब कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, वापस एक बार देखिएगा, प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, और अदरवाइज वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, दिस टॉपिक इज कंप्लीटली ओवर, इट्स अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सिलेबस, और ये आज एक टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं, टिल देन बाय, सी यू।